नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? कैसा चल रहा है? ऑल गुड? सब बढ़िया? वेरी गुड इवनिंग बच्चों। सब ठीक है? सब बढ़िया है? पढ़ाई शढ़ाई सब चल रही है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब भी ठीक हो। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके थोड़ा बहुत एक अच्छा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बनता हुआ दिख रहा है। सही कह रहा हूं मैं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोशिश करी आंसर वगैरह लिखने की? प्रैक्टिस की? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की आप लोगों ने? हाँ, कोशिश जरूर करनी है बेटा, ठीक है। और ऐसा मत सोचना कि पहली बार में ही आप एक ऐसा आंसर लिखने लगोगे जो बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे चीजें धीरे धीरे होती हैं, बस करते रहो। हाँ, टाइम लगेगा, शुरू में टाइम लगेगा, क्योंकि आदत नहीं है ना। किसी भी चीज को जब हम लोग सीखते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। कोई पैटर्न नहीं है बेटा, किसी भी चीज का कोई भी आंसर लिखने का कोई पैटर्न नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। बस एक बात दिमाग में रखनी होती है, जो सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल का हम जवाब दें, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, और कोशिश करोगे तो अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी। कई ऐसी चीजें होती हैं जो समझाई नहीं जा सकती हैं, जब आप उनको करते हो, निरंतर करते रहते हो कंटिन्यूअसली, तो आपको खुद आइडिया लगने लगता है कि किसी चीज को कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो बस एक ही एम रखो कि रोज कम से कम रोज आधा घंटा मैं कुछ लिखूं, अपने दिमाग से खुद से लिखूं, ठीक है। चल शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, वहां पर हम आर्टिकल 29 ऑनवर्ड्स बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आज ये जो फंडामेंटल राइट्स का हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको एक तो आज आर्टिकल 29 30 पढ़ाऊंगा सबसे पहले। उसके बाद 31 ए बी सी, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, उसमें से कुछ सवाल वगैरह आता नहीं है। एक बेसिक सा आइडिया दे दूंगा कि उसके बारे में क्या समझना हम लोगों के लिए जरूरी है, कि प्रीलिम्स में अगर कुछ पूछ लिया तो। फिर आपको बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाना है आज आर्टिकल 32, वहां से क्वेश्चन आता है। फिर हल्का सा रेफरेंस दूंगा आपको आर्टिकल 33 और 34 का, और 35 में तो कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है, वो तो आपको 1 मिनट के अंदर मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 35 तक का जो हमारा एजेंडा है वो आज फिनिश हो जाए। उसके बाद जो केस लॉज हैं, उन केस लॉज को कवर करेंगे। वो केस लॉज आर्टिकल 29 और 30 से जुड़े हुए होंगे, और कुछ केस लॉज आर्टिकल 32 से जुड़े हुए होंगे। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इस हमारे एजेंडा को लगभग लगभग 5 या सवा 5 बजे तक, मतलब 1 घंटे में फिनिश कर लें, ये हमारा टारगेट है। एक बार जब हम लोगों ने ये टारगेट अचीव कर लिया, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, जो कि होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये जो टॉपिक है डीपीएसपी, इसमें आर्टिकल 36 से लेके 51 तक की जर्नी होती है, और बहुत ही प्यारे प्यारे सीधे सीधे से आर्टिकल है। उसमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ेगा, बस कुछ नहीं है, चीजें कुछ समझने वाली हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो आज कोशिश करेंगे कि डीपीएसपी के टॉपिक्स को हम लोग शुरू कर दें, और 1 2 3 आर्टिकल कवर कर ले, जिससे क्या होगा, जो हमारी कल की क्लास होगी उसके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, कल सैटरडे है, तो कल हमारा डाउट सेशन होने वाला है, ठीक है। तो कल का जो सेशन होगा हमारा, वो डाउट सेशन होगा। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को आ रही है, कोई भी बात है जो समझ में नहीं आई है, तो कल आप मेरे से बिल्कुल खुल के पूछ लेना, ठीक है। जिससे कि हम जब अपना नेक्स्ट वीक शुरू करें, तो वहां पर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। क्लियर है? तो कल मेरी आप लोगों के साथ 2 सेशंस हैं। एक तो मेरा सेशन है 12 बजे, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करेंगे 12 से 1, और एक सेशन है मेरा शाम को 4 बजे से, जहां पे हम लोग डाउट सेशन को देखेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो, अब दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। अब देखिए दोस्तों, आज के सेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है,
ठीक है, आज आप ये मान के चलिए कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। छोटी छोटी सी बातें, बहुत छोटी सी बातें हैं, उनको बस मैं आपको बताता चलूंगा, आप बस सुनते चलो, और अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो तो उनमें छोटा छोटा लिखते चलना। एक नोट्स के संबंध में भी मेरे पास बच्चे की क्वेरी आ रही थी कि सर नोट्स को जब हम लोग बना रहे हैं तो उसको कितना डिटेल्ड बनाएं। वैसे इस बात को मैं काफी बार डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, पर वही बात बच्चे मैं हमेशा रिपीट करूंगा। जब भी आप नोट्स बना रहे हो ना, किसी भी चीज के नोट्स बना रहे हो, चाहे क्लास के नोट्स बना रहे हो, चाहे कुछ पढ़ के खुद से बना रहे हो, हमेशा कोशिश करा करो कि नोट्स जितने ब्रीफ हों, जितने छोटे हों, उतना बेहतर है। तो केवल वो बातें लिखा करो अपने नोट्स के अंदर जिनको जाके आप इलेबोरेट कर सको एग्जाम के अंदर। एग्जाम में आप सब कुछ याद करके तो जा नहीं सकते, आपको जो आपकी लिखने की कला है उस पर निर्भर करना ही पड़ेगा। आपको बस दोस्तों वो पॉइंटर्स याद करने हैं, वो एक शब्द याद करने हैं, जिन शब्दों को याद करके आप उस पर पूरा पैराग्राफ लिख पाओ या पूरा एक पेज लिख पाओ। कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी दोस्तों बनानी होगी। ठीक है, क्लियर है? चल शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। अब सारा ध्यान आप अपना यहां पे केंद्रित कर लो। कल का पूरा सेशन हमारा बातचीत का ही होगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर कोई भी आपके दिमाग में सवाल है तो कल के लिए उसे छोड़ दो, कल का पूरा दिन हमारा इसी काम के लिए है। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी पढ़ाई कर लेते हैं बढ़िया से। पहले देखो, जो सबसे पहला आर्टिकल जो हम लोगों को आज समझना है वो है दोस्तों आर्टिकल 29। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए, आर्टिकल 29 और 30 ये दोनों ही ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पर हमको माइनॉरिटीज की बात करनी होगी। किसकी बात करनी होगी? माइनॉरिटीज की। अब ये माइनॉरिटीज का कॉन्सेप्ट क्या है अभी समझाऊंगा, पहले क्लॉज 1 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, कल का एक केस रह गया है, उसको मैं कवर करवा दूंगा एंड में। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो क्लॉज 1 जो है आर्टिकल 29 का, वो कह रहा है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, ध्यान से देखना बच्चे, खुद भाषा को समझने की कोशिश करो। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture, language, script or culture of its own, shall have the right to conserve the same, shall have the right to conserve the same। तो इस क्लॉज को समझने के लिए सबसे पहली बात दोस्तों जो आपको समझनी है वो है ये माइनॉरिटीज का कॉन्सेप्ट, कि ये माइनॉरिटीज का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि ये शब्द हमको यहां पे टाइटल में देखने को मिल रहा है और यही शब्द हमको आर्टिकल 30 में भी दिखाई देगा। तो ये माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं। देखो दोस्तों, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी किसी भी परिस्थिति में कौन होगा ये पूर्णतः ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। मतलब इसकी कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है कि आप माइनॉरिटी हो, आप माइनॉरिटी नहीं। कोई भी व्यक्ति या कई सारे व्यक्ति माइनॉरिटी की कैटेगरी में गिरते हैं या नहीं, निर्भर करता है कि टोटैलिटी में कितने सारे लोग हैं। नहीं समझे? देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल, समझने की कोशिश करना बच्चों, समझने वाली बात है। मान लो हम एक जगह पर हैं और वहां पे टोटल 100 लोग हैं, जो टोटल पॉपुलेशन है वो 100 लोगों की है। ठीक है, अब ये जो 100 लोग हैं, इन 100 लोगों में से लगभग मानो 80 लोग हैं जो कोई भाषा बोलते हैं जिस भाषा का नाम है एक्स। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कोई भाषा बोलते हैं जिस भाषा का नाम है एक्स, और जो बाकी के 20 लोग हैं वो लोग जो भाषा बोलते हैं, मान लो उस भाषा का नाम है वाई, उस भाषा का नाम है वाई। अब हमारे पास जब ये डेटा आता है, इस डेटा को आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करो बच्चों। टोटल लोग 100, जिसमें से 80 लोग एक्स भाषा बोल रहे हैं, 20 लोग
वाई भाषा बोल रहे हैं। तो सिंपल आप नंबर देखो, एक तरफ 80 लोग हैं, एक तरफ 20 लोग हैं। तो हमको सीधे तौर पे पता चल गया है कि ये जो 20 लोग हैं, ये जो 20 लोग हैं, ये कौन है? ये माइनॉरिटी है। कौन है दोस्तों? ये माइनॉरिटी है। और दोस्तों ये जो 80 लोग हैं, 80 लोग हैं, ये कौन है? ये मेजॉरिटी है। ये मेजॉरिटी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है माइनॉरिटी मेजॉरिटी 80 और 20 पे भी होगी, ये 70 और 30 पे भी हो सकती है, 60 और 40 पे भी हो सकती है, 55 और 45 पे भी हो सकती है। मतलब जिस तरफ लोग ज्यादा वो मेजॉरिटी हो गई, जिस तरफ लोग कम वो माइनॉरिटी हो गई, ठीक है। तो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है और उस टोटल स्ट्रेंथ में कितने लोग कौन सी साइड पे हैं। और देखो जब भी हम माइनॉरिटी या मेजॉरिटी को जज करते हैं, उसका हमेशा कोई ना कोई आधार होता है कि हम किस आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया कि 80 लोग एक्स भाषा बोल रहे हैं, 20 लोग वाई भाषा बोल रहे हैं, तो आधार क्या है मेजॉरिटी माइनॉरिटी का? भाषा। भाषा, लैंग्वेज को हमने क्राइटेरिया समझाया यहां पे, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी कोई आधार ले सकते हैं, जैसे यहीं से ले लेते हैं, स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब समझते हो आप? लिपि, लिखने की लिपि होती है, उसी की बात हो रही है। तो मानो कोई भी 100 लोग हैं, उन 100 लोगों में से 80 लोग कोई एक्स लिपि का इस्तेमाल करते हैं और 20 लोग वाई लिपि का बात करते हैं, वाई लिपि का इस्तेमाल करते हैं लिखने में। तो क्या हुआ? वही चीज कि 20 ये जो लोग हैं वो माइनॉरिटी हो गए, 80 ये जो लोग हैं ये मेजॉरिटी हो गए। और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का आधार क्या है? स्क्रिप्ट, लिपि। इसी तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो ये टोटल 100 लोग हैं, इसमें जो 80 लोग हैं उनका कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनके कल्चर का नाम है मान लो एक्स। और जो बाकी के 20 लोग हैं उनका कल्चर अलग है, उनके कल्चर का मान लो नाम है वाई। तो यहां पे भी वही चीज हो गई, ये जो 20 लोग हैं ये माइनॉरिटी हैं, ये जो 80 लोग हैं ये मेजॉरिटी हैं। और माइनॉरिटी मेजॉरिटी का आधार क्या है? कल्चर। तो इससे हमें क्या समझ में आया दोस्तों? हमें यह समझ में आया कि कोई भी डेफिनेशन नहीं हो सकती है या कोई भी फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं हो सकता है किसी भी व्यक्ति के या व्यक्तियों के मेजॉरिटी या माइनॉरिटी होने का। ये पूरी तरीके से मैथमेटिक्स है, पूरी तरीके से दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है। हम किसी आधार को पकड़ते हैं और उस आधार पर लोगों को बांटते हैं। जिस तरफ लोग ज्यादा हो जाते हैं वो मेजॉरिटी बन जाती है, जिस तरफ लोग कम रह जाते हैं वो माइनॉरिटी बन जाती है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गई ये पहली बात। तो यहां पे जब बोला जा रहा है आर्टिकल 29 के अंदर, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। और यहां पे आधार क्या बताए जा रहे हैं? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। इस पूरे प्रोविजन के अंदर यहां पे कहीं पे माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं है, टाइटल में माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल है, पर आधार क्या है? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। तो हम क्या करेंगे? हम किसी भी समाज के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर देखेंगे कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, और उस टोटल स्ट्रेंथ को जज करेंगे इन तीनों आधारों पर। लैंग्वेज के आधार पर जज करेंगे पहले, फिर स्क्रिप्ट के आधार पर जज करेंगे, फिर कल्चर के आधार पर जज करेंगे। और जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो हमको हर बार पता चलेगा कि कौन से वो लोग हैं जो मेजॉरिटी में हैं और कौन से वो लोग हैं जो माइनॉरिटी में हैं। लैंग्वेज के आधार पर, फिर स्क्रिप्ट के आधार पर, फिर कल्चर के आधार पर। हर बार जो लोग हमको पता चलेगा माइनॉरिटी में हैं, जब हमने एनालिसिस किया लैंग्वेज के आधार पर, फिर स्क्रिप्ट के आधार पर, फिर कल्चर के आधार पर, वो जो लोग हैं जो माइनॉरिटी के ग्रुप में गिरेंगे दोस्तों, हर बार उनको अधिकार दिया जा रहा है इस क्लॉज के अंदर। ध्यान से सुनना बच्चों, ऐसे सभी लोगों को अधिकार दिया जा रहा है इस क्लॉज के अंदर कि उनकी वो जो भाषा है जिसके संबंध में वो माइनॉरिटी में है, या उनकी जो स्क्रिप्ट है जिसके संबंध में वो माइनॉरिटी में है, उनका जो कल्चर है जिसके संबंध में वो माइनॉरिटी में है,
उसको वो कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व का मतलब है सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि सोसाइटी की स्ट्रेंथ क्या है, फिर उस सोसाइटी में अलग अलग आधारों पर मेजोरिटी और माइनॉरिटी को टेस्ट करेंगे, खासकर इन 3 आधारों पर। फिर जो लोग माइनॉरिटी ग्रुप्स के होंगे उनको ये अधिकार देंगे कि वो अपनी भाषा को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को कंजर्व कर सकें। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई। बस एक बात ध्यान रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, ये जो क्लॉज है ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों के संबंध में है, इस बात को मत भूलना, केवल इंडियन सिटीजन्स के बारे में है। तो जब हम मेजोरिटी और माइनॉरिटी जज करेंगे इस क्लॉज 1 के लिए, हम केवल भारतीय नागरिकों को देखेंगे, ऐसे लोगों को नहीं देखेंगे जो भारतीय नागरिक नहीं है। तो टोटल स्ट्रेंथ जब हम सोसाइटी की देखेंगे तो केवल ऐसे लोगों को काउंट करेंगे जो भारतीय नागरिक हैं। उन भारतीय नागरिकों में से कौन मेजोरिटी में है, कौन माइनॉरिटी में है, ये पता लगाएंगे, और फिर जो लोग माइनॉरिटी में आ रहे होंगे उनको ये अधिकार देंगे कि वो अपनी भाषा, स्क्रिप्ट और कल्चर के संबंध में उसको कंजर्व कर सकेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई। अब इस थॉट को यहीं पे होल्ड करो और चलो मेरे साथ जरा क्लॉज 2 पर। अब क्लॉज 2 क्या कहता है इसको समझना। ये क्या कहता है? नो सिटीजन, और खुद समझने की कोशिश करना बेटा, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, खुद समझने की कोशिश करो। नो सिटीजन shall be denied admission, shall be denied admission into any educational institution, into any educational institution maintained by or receiving aid out of state funds on the grounds of religion, race, caste, language or any of them। अब आपको जब आपने यह क्लॉज को पढ़ा होगा तो आपको बड़ा अजीब सा फील हुआ होगा कि सर अभी हम क्या माइनॉरिटी राइट्स की बात कर रहे थे क्लॉज 1 के अंदर, अभी क्लॉज 2 में एकदम से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की बात कहां से होने लगी। और जैसा शौक आपको लगा है ऐसा शौक हर व्यक्ति को लगता है जब वो आर्टिकल 29 को पहली बार पढ़ता है। ठीक है, और ये जस्टिफाइड भी है क्योंकि अजीब सा लगता है ना, हम कोई और बात कर रहे थे एकदम से कुछ और बात करने लगे। पर रिश्ता है, समझिएगा। जो क्लॉज 2 है, पहली बात तो ये समझिए, ये इसके अंदर कोई भी मेजोरिटी माइनॉरिटी का गेम नहीं है। ये सिंपल सीधा एक अधिकार दे रहा है हर एक व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक है, ये भी केवल नागरिकों के लिए। ये सीधा सा अधिकार दे रहा है हर एक व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक, और बोल रहा है कि मान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, कि मान लीजिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी शैक्षिक संस्थान है, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या तो राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, या फिर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेट से पैसा प्राप्त हो रहा है। अब कितना पैसा प्राप्त हो रहा है उससे हमारा लेना देना नहीं है, पैसा प्राप्त हो रहा है। ऐसे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन के संबंध में, दाखिले के संबंध में किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उसको एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा, केवल इस वजह से दोस्तों कि वो किसी धर्म का है या किसी नस्ल का है या किसी जाति का है या वो कोई भाषा बोलता है। एक तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये एक ऐसा क्लॉज है जो हर एक व्यक्ति को, हर एक भारतीय नागरिक को, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे मेजोरिटी धर्म का हो चाहे माइनॉरिटी धर्म का हो, फिर वो चाहे किसी भी रेस का हो, किसी भी नस्ल का हो, फिर वो चाहे मेजोरिटी में हो चाहे माइनॉरिटी में हो, फिर वो चाहे किसी भी जाति का हो जो मेजोरिटी में हो चाहे माइनॉरिटी में हो, या फिर वो चाहे कोई भी भाषा बोलता हो, चाहे वो मेजोरिटी की भाषा हो चाहे वो माइनॉरिटी की भाषा हो, अगर ये व्यक्ति भारतीय नागरिक है तो इसके खिलाफ भेदभाव नहीं हो सकता है जहां तक बात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन की है।
ये इसका भाव है क्लॉज 2 का, जो आपको अपने दिमाग के अंदर रखना है। बस इतना सही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने क्या सीखा आर्टिकल 29 से? हमने आर्टिकल 29 से दो बातें सीखी हैं, और यही दो बातें आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है दोस्तों। सबसे पहली बात हमने सीखी कि आर्टिकल 29 ने कहा कि जो भी भारतीय नागरिक हैं, जो भी भारतीय नागरिक हैं जिनकी डिस्टिंक्ट मतलब अलग लैंग्वेज है, जिनकी डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है, या फिर जिनका डिस्टिंक्ट कल्चर है, ऐसे सभी लोगों के पास यह अधिकार होगा कि वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को और अपनी संस्कृति को संरक्षित कर सकेंगे, प्रोटेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, ये पहली बात हमने सीखी। दूसरी बात हमने सीखी कि किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ जहां तक बात किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन लेने की है, एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको राज्य मेंटेन कर रहा है या राज्य से वो पैसा प्राप्त कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही नस्ल के आधार पर, ना ही जाति के आधार पर, और आखिर में दोस्तों ना ही भाषा के आधार पर। अब मुझे जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, समझ में आ गया आर्टिकल 29? आर वी ऑल क्लियर? क्लियर? हाँ बिल्कुल बेटा। एक और बात है, अमन ने मेरे को अच्छा याद दिलाया कि आर्टिकल 29 में जब हम इंडियन सिटीजन्स की बात कर रहे हैं कि भारतीय नागरिकों को अधिकार है कि वो अपनी भाषा को कंजर्व कर रहे हैं, स्क्रिप्ट को कंजर्व कर रहे हैं, कल्चर को कंजर्व कर रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि वो ऐसे भारतीय नागरिक होना चाहिए जो वो भारत की टेरिटरी में रह रहे हो, जो इंडियन टेरिटरी में रह रहे हो। ठीक है, वो तो खैर क्वाइट नॉर्मल, क्वाइट कॉमन चीज है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में उपस्थित है और भारत का नागरिक है, उसके पास वो अधिकार है जिसको हमने अभी आर्टिकल 29 में डिस्कस किया। अब फटाफट से दोस्तों हम लोग मूव करते हैं अपने अगले आर्टिकल पे, जो कि है आर्टिकल 30। ठीक है, अभी देखो बिल्कुल परेशान मत हो, अब इतने बड़े बड़े मोटे मोटे क्वेश्चन मत भेजो मुझे, चीजों को समझ लो बेटा, समझ लो। एक बार चीजें समझ में आ जाएंगी ना, ये क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएंगे। आओ आर्टिकल 30 पे आओ। राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ध्यान से सुनना, भाषा में ही सब कुछ है और खुद ही उसको डिसाइफर करने की कोशिश करो। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा आर्टिकल है। देखिए क्लॉज 1 क्या कह रहा है? क्लॉज 1 कह रहा है ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। देखो कितनी सिंपल सी बात है। मुझे लग रहा है 80% तो आपको समझ में आ गई होगी पढ़ते पढ़ते, बाकी की जो 20% है मैं समझा देता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या सीखा यहां पे? यहां पर पहली बार क्लॉज के अंदर आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि ये जो अधिकार हम पढ़ रहे हैं ये स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज के लिए है। ये हमको सबसे पहली चीज सीखने को मिली है। पर जब भी हम लोग माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को माइनॉरिटी या मेजॉरिटी कहने से पहले हमें यह देखना होता है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी का आधार क्या है। किसी ना किसी आधार पे ही तो आपने जज किया होगा कि कोई व्यक्ति माइनॉरिटी है या मेजॉरिटी है। तो जिन आधारों की ये क्लॉज बात करता है वो दो हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। दो आधार हैं, एक है रिलीजन, एक है रिलीजन धर्म, और एक है लैंग्वेज मतलब भाषा। क्या बोल रहा है कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो लोग हैं जो माइनॉरिटी कैटेगरी में गिर रहे हैं धर्म के आधार पर,
मतलब जो हमने एग्जाम्पल लिया था 100 में से मान लो 80 किसी धर्म के और 20 किसी धर्म के, तो जो 20 वाले लोग हैं वो माइनॉरिटी हो गए धर्म के आधार पर। इसी तरीके से वो जो लोग हैं जो माइनॉरिटी में हैं भाषा के आधार पर, इन दोनों ही कैटेगरी की माइनॉरिटीज को अधिकार मिल रहा है। क्या अधिकार मिल रहा है? एक अधिकार मिल रहा है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, शैक्षिक संस्थानों को एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, मतलब स्थापित भी कर सकते हैं, और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, मतलब उनका संचालन भी कर सकते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति हैं जो हमारे समाज के अंदर माइनॉरिटी की कैटेगरी में गिरते हैं, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, इन सभी लोगों को यह अधिकार है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, और जिन इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने एस्टेब्लिश किया है उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, अपनी मन मर्जी से, अपनी चॉइस से, ऑफ देयर ओन चॉइस। अब यहां पे आप अगर समझने की कोशिश करो और आप अगर नोटिस कर पाए हो तो एक बात है समझने वाली जो भी रह गई है, और वो बात क्या है? यहां पर इस क्लॉज के अंदर नागरिकता की बात को नहीं लिखा गया है, जैसा आर्टिकल 29 में लिखा था। आर्टिकल 29 में भी हम सुरक्षित कर रहे थे माइनॉरिटीज को ही, भाषा के आधार पर, स्क्रिप्ट के आधार पर, कल्चर के आधार पर वहां पे बोला था सिटीजन्स। यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो मतलब ये जो अधिकार है वो हर एक व्यक्ति को मिल सकता है जो माइनॉरिटी की कैटेगरी में गिर रहा है, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे भाषा के आधार पर, भले ही वो व्यक्ति भारतीय नागरिक हो या ना हो। तो ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, और यहां पे ग्राउंड्स अलग हैं मेजोरिटी माइनॉरिटी होने के। वहां पे कौन कौन से थे? भाषा था, स्क्रिप्ट था, कल्चर था, 3 थे। यहां पे कौन से हैं? 2 हैं, धर्म है और भाषा है। धर्म को हम बोलते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज, रिलीजन से बन गई रिलीजियस माइनॉरिटीज। भाषा के आधार पर जो होती है, लैंग्वेज के आधार पर जो होती है, उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लैंग्वेज से बन गया लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इन दोनों को ही अधिकार दिया है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। और ये दोनों ही अधिकार, दोनों अलग अलग अधिकार हैं। आप समझ पा रहे हो? एस्टेब्लिश करने का मतलब है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्थापित कर पाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्थापित करने का अधिकार। और दूसरा जो अधिकार है वो उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करने का है कि मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित किया है, अब मेरा ही अधिकार है कि उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैं चलाऊंगा। दोनों जुड़े हुए हैं पर अलग अलग अधिकार है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब देखो क्लॉज 2 नहीं, सॉरी, क्लॉज 1A। इसको जरा ध्यान से देखना, ये थोड़ा मोटा तगड़ा लग रहा होगा आप लोगों को। ये क्या कह रहा है? इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन of any property of an educational institution established and administered by a minority referred to in clause 1। अभी बस पढ़ते चलो, परेशान नहीं होना है। The state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause। अब आप सब सोच रहे होगे कि सर आपने जो इतना कुछ पढ़ाया, अभी इतना कुछ बताया, उसमें से कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा है। यही सोच रहे हो कि क्या क्या बोल दिया आप लोगों ने,
मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। भाषा ऐसी इस्तेमाल की गई है कि दिमाग घूम जाता है। बात बड़ी सीधी सी है। देखिए, ध्यान से सुनिए। हमारा जो राज्य होता है, हमारी जो स्टेट है, दोस्तों, उसके पास पावर होती है कि अगर उसे कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी की जरूरत होती है, किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए, जैसे रोड बनानी है, हाईवे बनाना है, और भी कोई हजारों पर्पसेस है, तो वो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। भले ही वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, भले ही मेरी प्रॉपर्टी हो, आपकी हो, किसी स्कूल की हो, किसी हॉस्पिटल की हो। अगर राज्य को उस प्रॉपर्टी की जरूरत है तो वो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। ठीक है। और आमतौर पर इसके बारे में एक कानून है, लैंड एक्विजिशन एक्ट के नाम से। उसके अंदर सारे प्रावधान बताए गए हैं कि कैसे एक्वायर किया जाएगा, ये सारी हजारों चीजें। ठीक है। अब ये पावर है स्टेट के पास। अभी हमने क्लॉज 1 के अंदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को यह अधिकार दिया था कि वो अपनी स्वेच्छा से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। सही बात है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब दोस्तों, मान लीजिए कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया है किसी भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के द्वारा, और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो जमीन है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी जरूरत पड़ जा रही है सरकार को। मानो रोड बनाना है, डैम बनाना है, पुल बनाना है, कुछ भी, कोई भी परिस्थिति है जहां पर उस प्रॉपर्टी की हमको जरूरत है। तो ये वाला जो क्लॉज है वो इसी परिस्थिति की बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर स्टेट कभी भी उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगी ना, जो प्रॉपर्टी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की है, जो लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है या एडमिनिस्टर किया गया है, ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो प्रॉपर्टी तो एक्वायर कर सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, कि जब भी वो प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा स्टेट, वो सफिशिएंट कंपेंसेशन देगा, सफिशिएंट कंपेंसेशन देगा उस माइनॉरिटी को बदले में, जिससे कि वो माइनॉरिटी अपनी व्यवस्था किसी और जगह पर कर ले, जिसका परिणाम ये ना हो, उस लैंड एक्विजिशन का परिणाम ये ना हो कि वो जो माइनॉरिटीज हैं जिनको अभी हमने अधिकार दिया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिश करने का, वो अधिकार उनसे छिन जाए क्योंकि स्टेट ने उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि सर, ये सब लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? ये लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी राज्य में कोई जो सरकार है वो किसी धर्म को टारगेट करने के लिए या किसी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को टारगेट करने के लिए एक्विजिशन के कानून का इस्तेमाल करे। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ही। इसलिए ये बोला गया है, स्टेट की पावर को नहीं छीना गया, क्योंकि स्टेट की पावर तो इंपॉर्टेंट है, पर बोला गया है कि आप एक्वायर करोगे, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक जस्ट कंपेंसेशन प्रोवाइड करो, इतना कंपेंसेशन प्रोवाइड करो जो रीजनेबल हो और जो उनका अधिकार ना छीने, जो उनको सब्स्टिट्यूट प्रॉपर्टी खरीदने में सफिशिएंट हो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए, अब दोस्तों मैं लेके चलता हूं आप लोगों को क्लॉज 2 पर। अब क्लॉज 2 देखिए, बड़ा सिंपल सा है, इसको पढ़ते हैं। The state shall not, the state shall not in granting aid, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सिंपल सा है, in granting aid to educational institutions discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority community, whether based on religion or language। अब ये इसको भी आप रिलेट कर सकते हो, अभी जो हम क्लॉज 1A पढ़ के आए हैं ना, उससे ही मिलता जुलता सा है। यहां पे क्या बोला जा रहा है? यहां पे दोस्तों बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि राज्य है, राज्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने के लिए पैसा दे रहा है, जो कि एक बहुत कॉमन बात है। देखो बच्चे, किसी भी देश के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा को हमेशा सरकारें बढ़ावा देती हैं। तो उसी बढ़ावे को देने के लिए कई बार देखा गया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको हेल्प की जाती है, उनको एड प्रोवाइड की जाती है राज्य के द्वारा।
यहां पर इस क्लॉज 2 में वही बात लिखी जा रही है कि जब भी स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एड प्रोवाइड करेगा, कभी भी स्टेट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ उस एड को देने के संबंध में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, केवल इस आधार पर कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी चलाती है, चाहे धर्म के आधार पर हो वो माइनॉरिटी कम्युनिटी, चाहे भाषा के आधार पर हो। मतलब क्लॉज 1 का इस्तेमाल करके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया है लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटीज ने, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है स्टेट जब बात आएगी एड देने की। जैसे वो किसी हर एक अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एड दे रहा है, उसी प्रकार से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं उनको भी एड देनी होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव केवल इस वजह से कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं वो सहा नहीं जाएगा। ये क्या है? ये है दोस्तों क्लॉज 2। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो आर्टिकल 30 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 30 में इन टोटल हम लोगों को 3 बातें सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात कि जो भी माइनॉरिटीज हैं धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, उनके पास ये अधिकार है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश भी कर सकती हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकती हैं। दूसरे नंबर पर सरकार जब भी ऐसे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए, सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि वो उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक फेयर एंड सफिशिएंट कंपेंसेशन दे। और तीसरे नंबर पर कभी भी सरकार किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है एड देने में, केवल इस आधार पर कि वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करता है। ये 3 बातें हैं दोस्तों जो आर्टिकल 30 के अंदर लिखी हुई है। बात खत्म। इसी के साथ हमारा जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 का डिस्कशन था वो होता है खत्म। ठीक है, क्लियर है? अब अगला जो हमारा कदम है, द वेरी नेक्स्ट स्टेप, पहले मुझे बताओ फिर चैट बॉक्स में। ठीक है, आर्टिकल 29 और 30 हम लोगों को समझ में आ गया है। अगर बाई चांस कोई भी ऐसी बात है जो आप लोगों को नहीं समझ में आई है, इस वीडियो को जरूर देखना, क्लास को दोबारा देखना, क्योंकि हो सकता है आर्टिकल 29-30 से आप लोगों से शॉर्ट नोट वगैरह पूछ ले। ठीक है, क्लियर है? चल, अब बच्चा पूछ रहा है एड का मतलब क्या है। अब सोचो, एड का मतलब भी बताना पड़ेगा मुझे। एड का मतलब बेटा, कितनी बार इस टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया होगा। बताओ एड का मतलब, बताओ भाई, फटाफट से बताओ एड का मतलब क्या होता है। वेरी गुड। एड का मतलब होता है सहायता। कैसी सहायता? पैसों के टर्म में सहायता, बस। ठीक है, चल, ये तो ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं कि इनको तो आप बेसिकली गूगल भी मारोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चल, अब आते हैं दोस्तों हम लोग, देखो अब 3 आर्टिकल्स का गुच्छा है। मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली बोलूंगा उनके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आज के समय में उनकी कोई भी रिलेवेंस नहीं है। किसकी मैं बात कर रहा हूं पहले मैं आपको समझा देता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 31A, 31B और 31C की। इन तीनों आर्टिकल के अंदर केवल 2 बातें हैं समझने वाली, और वो 2 बातें भी इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि वो प्रीलिम्स में आ सकती हैं। कोई क्वेश्चन पूछ लिया बाई चांस, वरना कोई लेना देना नहीं है। और वो क्या बातें हैं फटाफट से देख लो। देखो, सबसे पहली बात आपको सीखनी पड़ेगी 9th शेड्यूल के बारे में। अब ये 9th शेड्यूल की बात क्या है इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के अंदर
एक शेड्यूल है जो 9वें नंबर पे है, जिसको हम बोलते हैं 9th शेड्यूल। अब इस शेड्यूल का पर्पस क्या है, इसको समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया। अब उस कानून के अंदर कुछ भी ऐसा है जो हो सकता है कि भारतीय नागरिकों के या भारतीय लोगों के मौलिक अधिकार पर, मतलब फंडामेंटल राइट्स पर बुरा प्रभाव डाले। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो पार्लियामेंट के पास, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि अगर वो चाहे तो उस कानून को इस 9th शेड्यूल के अंदर डाल दे, इस 9वें शेड्यूल के अंदर डाल दे। अब आप सोचोगे कि 9वें शेड्यूल में डालने से फायदा क्या होगा? 9वें शेड्यूल में डालने से यह फायदा होता है कि अब उस कानून को जो हमारा कोर्ट ऑफ लॉ है वो आमतौर पर वॉइड करार नहीं करेगा, आमतौर पर वॉइड करार नहीं करेगा, शून्य करार नहीं करेगा। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हम भेदभाव कर रहे हैं? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। समाज के अंदर मौलिक अधिकारों की अपनी महत्वता है, बिल्कुल सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल सही है। पर ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि समाज के भले के लिए ही हमें ऐसे कानून बनाने पड़ते हैं जिनकी वजह से मौलिक अधिकारों पे शायद बुरा प्रभाव पड़ता हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो इनइक्वालिटी थी गरीबों में अमीरों में, वो अपने चरम पे थी, आज भी चरम पे। और खासकर वो जो इनइक्वालिटी थी वो जमीन को लेकर थी, लैंड को लेकर थी। ऐसे लोग थे जिन लोगों पे हजारों एकड़ जमीनें थी, और ऐसे भी लोग थे जिनकी ओनरशिप में जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं आता था, जिनका जीवन पूरी जिंदगी किराए पे बटाई करते करते गुजर जाता था। ठीक है। और जब हमारा संविधान आया था तो उसमें एक अधिकार दिया गया था, आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर, राइट टू प्रॉपर्टी। तो हर व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर फंडामेंटल राइट हुआ करता था उस समय पर। अब सरकार ने सोचा कि हमारी ये जो परिस्थिति है जहां पर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इतनी बुरे हालात हैं, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो हमारी सरकार ने कोशिश किया कि लैंड रिफॉर्म्स लाते हैं, मतलब लैंड से संबंधित कानूनों में बदलाव लाने की जरूरत है। और लैंड रिफॉर्म्स आए, और उन लैंड रिफॉर्म्स के माध्यम से क्या किया जा रहा था इफेक्टिवली, कि जो बड़े जमींदार थे, जो ऐसे लोग थे जिन पे बहुत ज्यादा जमीनें हुआ करती थी, उनसे वो जमीनें छीनी जा रही थी और उन जमीनों को बांटा जा रहा था ऐसे लोगों में जिन पे बिल्कुल जमीन नहीं है। अब आप समझिए कि क्या हुआ होगा कि वो जो सारे जमींदार हैं उनमें तो हल्ला गुल्ला हो गया कि हमारा तो जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो वायलेट हो रहा है। ये केवल एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप खुद बताओ सोच के। ये बात बिल्कुल सही है, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा था क्योंकि उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी था। पर आप सोचो, वो जो कानून बनाया सरकार ने, क्या वो समाज के हित में नहीं है? आप अगर होते तो किसकी साइड पे होते? कानून की साइड पे होते या फंडामेंटल राइट की साइड पे होते? खुद सोचो। कानून की साइड पे होते, फंडामेंटल राइट की साइड पे होते? कानून की रिफॉर्म्स की साइड पे होते ना। क्यों? क्योंकि वही ठीक है, समाज के लिए वही जरूरी है। तो इस एग्जाम्पल से आपको कुछ सीखने को मिला कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पर फंडामेंटल राइट्स शायद बाधा बने ऐसे कानूनों के लिए, जो कानून शायद समाज के लिए अच्छा करें। और ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ऐसी बहुत परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पर फंडामेंटल राइट्स बाधा बनते हैं किसी अच्छे कानून को लाने के लिए। इसीलिए जन्म हुआ है दोस्तों इस 9th शेड्यूल का।
पार्लियामेंट को जब भी ऐसा लगता है कि वो जो कानून बना रही है वो कानून समाज के भले के लिए है, जरूरी है, पर वो कानून ऐसा है जिसके लेके हो सकता है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो वो उनको 9th शेड्यूल में डाल देती है। फायदा ये होता है कि अब उनको वॉइड करार नहीं कराया जा सकता उस आधार पर यहां पे ये एक बात को समझिएगा, यहां पे भी बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि ये जो सारे कानून है जो 9 शेड्यूल में डाल दिए हैं बिल्कुल ही इम्यून हो गए हैं, एब्सोल्युटली इम्यून हो गए हैं, उनको छू ही नहीं सकते, ऐसा भी नहीं। फिर तो क्या है, मिसयूज होने लगेगा, सरकार भी मिसयूज करने लगेगी, ऐसा नहीं। कोर्ट अभी भी ऐसे कानूनों को देख सकता है, देखता है, इनफैक्ट जुडिशियल रिव्यू करता है उनका, अभी भी कर सकता है, पर उसकी जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो थोड़ी सी लिमिटेड है। वो बस देखता है कि जो पर्पस सरकार बताने की कोशिश कर रही है वो पर्पस सच में अचीव कर रहा है वो कानून, कहीं उल्लू तो नहीं बना रही है सरकार, बस वो इतना देखता है। अगर कोर्ट को लगता है हाँ एक पर्पस है जिस पर्पस के लिए उस कानून को बनाए, अगर कोर्ट इतने के बारे में सेटिस्फाई हो जाता है तो वहीं रुक जाता है और फिर उसको वॉइड करार नहीं करता है। ठीक है, ये है दोस्तों 9 शेड्यूल की कहानी जिसको आपको यहां पे सीखना चाहिए, केवल इतनी सी बात। एक और बात है जो आपको समझनी चाहिए जो जुड़ी हुई है आर्टिकल 31C से। आर्टिकल 31C के अंदर दोस्तों क्या परिस्थिति है मैं आपको समझा देता हूं। आर्टिकल 31C कहता है कि दोस्तों मान लीजिए कोई भी कानून है, कोई भी लॉ है, और वो एक ऐसा लॉ है जिसका पर्पस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव हैं, डीपीएसपीस के जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनको अचीव करना। आप सभी को पता है, वैसे हल्का फुल्का आइडिया होगा आप लोगों को डीपीएसपीस के बारे में, वैसे वो शुरू होगा, शायद आज ही शुरू हो जाएगा टॉपिक। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं दोस्तों, वो ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं हमारे राज्य को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के द्वारा, कि उनको किस तरीके की नीतियां बनानी है, किस तरीके के कानून बनाने हैं, किस तरीके की पॉलिसीज बनाती है, हमारे समाज को किस तरफ लेके जाना है। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल 31C है वो कहता है कि मान लीजिए कोई भी सरकार ऐसा कानून बना रही है, उस कानून के माध्यम से वो चाह रही है कि वही जो ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं डीपीएसपी में उनको पूरा किया जाए, क्योंकि राज्य की वो जिम्मेदारी है। पर बात वही कि मान लीजिए ऐसा कोई कानून बनेगा तो हो सकता है कि फंडामेंटल राइट्स पे आंच आए, और खासकर सबसे ज्यादा किस फंडामेंटल राइटों पे आंच आती है, आर्टिकल 14 पे या फिर आर्टिकल 19 पे। ये दो सबसे खतरनाक फंडामेंटल राइट, कोई भी जब ऐसा कानून बनता है वो इन दोनों में से ही किसी के बारे में अटकता है, 14 पे अटकता है या 19 पे अटकता है। तो आर्टिकल 31C कहता है कि अगर कोई भी लॉ बनाती है पार्लियामेंट जिसका पर्पस है किसी भी डीपीएसपी के एम को पूरा करना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के किसी भी प्रिंसिपल को अचीव करना, तो ऐसे कानून को हम लोग वॉइड करार नहीं करेंगे, केवल इस वजह से कि उस कानून की वजह से आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है, केवल इस वजह से कि उसकी वजह से आर्टिकल 14 या 19 का वायलेशन हो रहा है। तो ऐसे कानून जो डीपीएसपीस को अचीव करने के लिए बनाए गए हैं उनको सुरक्षित किया गया है दो फंडामेंटल राइट से, केवल दो फंडामेंटल राइट से, आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 19 से। ये दूसरी बात है। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब ये हो गया बच्चे हमारा डिस्कशन आर्टिकल 31A, B और C का। अब इसके बाहर आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने नोट्स में लिखने की जरूरत है, यहां से सवाल नहीं आता कभी भी। ठीक है, अब मैं वापस लेके चलता हूं आपको आज के सेशन के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल पर, जो कि होने वाला है आर्टिकल 32। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो आर्टिकल 32 है ये क्या बात करता है दोस्तों, ये बात करता है एनफोर्समेंट की। किसके एनफोर्समेंट की? इन्हीं फंडामेंटल राइट्स की जो हम पिछले कुछ क्लासों से पढ़ रहे हैं। क्या बोलता है, क्लॉज 1 को देखते हैं। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट
बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट, ध्यान से देखिएगा, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटेड, इज गारंटेड। समझ में आया? थोड़ा बहुत तो आया होगा। ध्यान से सुनो दोस्तों, एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सीधा सीधा। दोस्तों हम लोगों ने इतने सारे मौलिक अधिकार पढ़े, आर्टिकल 14 पढ़ा, 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, 19 पढ़ा, 21 पढ़ा, कितनी सारी बातें पढ़ी, हजारों बातें महान महान हमने पढ़ी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि केवल इस वजह से कि वो सारी बातें लिखी हुई हैं हमारे भारतीय संविधान के अंदर, क्या वो सारे अधिकार हम लोगों को मिल जाएंगे? क्या इस बात की गारंटी है? दुनिया में ऐसे कई देश हैं, कुछ तो हमारे आस पड़ोस में भी हैं, जिनके अगर आप संविधान को उठा को देखोगे तो उसमें बहुत महान महान बात की गई है, बहुत बड़े बड़े अधिकार दिए गए हैं, पर जब आप समाज में उतरोगे तो वो दूर दूर तक आपको वो अधिकार देखने को नहीं मिलेंगे। तो इससे एक बात तो सीखने को मिल जाती है कि अधिकारों को केवल लिख देने से भारतीय संविधान में वो अधिकार नहीं मिलते हैं। अरे वो तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लिख गए और वो तो चले गए, अब कौन सुनिश्चित करेगा कि वो अधिकार सही में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं समाज में? सही कह रहा हूं आप लोगों को? केवल इक्वालिटी लिख देने से थोड़ी ना इक्वालिटी मिल जाएगी, केवल स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट लिख देने से थोड़ी ना मिल जाएगा। इसीलिए मौलिक अधिकार देना एक बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे और अपने आंसर में इसी बात को लिखिएगा। मौलिक अधिकार देना एक बात है, पर मौलिक अधिकार व्यक्तियों को मिले, ये सुनिश्चित हो, ये दूसरी बात है। अभी तक जितने भी हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़े अप टिल द वेरी लास्ट, वो सारे ऐसे प्रावधान थे जो मौलिक अधिकार दे रहे थे आपको। आपके पास ये राइट है, आपके पास वो राइट है, फलाना फलाना फलाना। दोस्तों ये पहला ऐसा फंडामेंटल राइट है, ये पहला ऐसा आर्टिकल है जो उन सभी मौलिक अधिकारों को, जिनको अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, उन सभी मौलिक अधिकारों का एनफोर्समेंट सुनिश्चित कर रहा है। मतलब इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि वो मौलिक अधिकार सही मायने में आपको मिले। और दोस्तों कैसे कर रहा है? बोल रहा है कि हर एक व्यक्ति जिसको इस पार्ट के अंदर, मतलब पार्ट 3 के अंदर, हमारे भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स के पार्ट के अंदर अगर कोई भी मौलिक अधिकार मिला है तो उस व्यक्ति के पास यह भी अधिकार होगा कि वो अपने उस मौलिक अधिकार को, अपने उस फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकेगा। दोस्तों फिर से रिपीट करूं, ध्यान से सुनना। हर एक व्यक्ति को जिसको पार्ट 3 के अंदर कोई भी मौलिक अधिकार दिया गया है, उस व्यक्ति के पास यह भी अधिकार होगा कि वो उन मौलिक अधिकारों को एनफोर्स कराने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकेगा। और सुप्रीम कोर्ट जाना यह भी एक मौलिक अधिकार है, यह भी अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, कि अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। मेरा सुप्रीम कोर्ट जाना इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये है क्लॉज 1। अब और आगे लेके चलता हूं आपको, क्लॉज 2 को देखो। यहां से मान के चलिए कि सवाल बनेगा, और पूरा अगर सवाल बना तो बहुत बढ़िया मौका है अच्छे मार्क्स लाने का। क्लॉज 2 को देखिए। The Supreme Court shall have the power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto
and surgery, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part. अभी क्लॉज 1 के अंदर हमने ये तो समझ लिया कि हर एक व्यक्ति जिसको मौलिक अधिकार मिले हैं वो उनको एनफोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, पर क्लॉज 2 बता रहा है कि जब वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कैसे एनफोर्स करेगा उसके मौलिक अधिकारों को। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को एनफोर्स करने के लिए डायरेक्शंस जारी कर सकता है, मतलब निर्देश जारी कर सकता है, ऑर्डर्स जारी कर सकता है, मतलब आदेश दे सकता है, और आखिरी में रिट्स जारी कर सकता है। और जब मैं रिट्स की बात करता हूं, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तो स्पेसिफिकली 5 रिटों की बात की गई है, 5 तरीकों के रिटों की बात की गई है। रिट का मतलब क्या है? एक तरीके का आदेश ही है। कुछ स्पेसिफिक आदेश हैं जिनको रिट का नाम दे दिया गया है, ऐसे समझ लीजिए। तो 5 रिटों की स्पेसिफिकली बात की गई है। हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्चरी। इन 5 में से किसी भी रिट को जो भी परिस्थिति के अनुसार ठीक लगे सुप्रीम कोर्ट को, उसको जारी कर सकता है, उसको जारी कर सकता है। ठीक है, अब बारी बारी से समझेंगे इन रिट्स का मतलब। जैसे सबसे पहली जो रिट है, और बहुत ध्यान से सुनना, सबसे पहली जो रिट है वो है हेबियस कॉर्पस, और पूरा ध्यान समझने में। ठीक है, समझ में आ गई तो बात खत्म। हेबियस कॉर्पस, दोस्तों मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है जिसको किसी भी अन्य व्यक्ति ने या किसी भी संस्था ने, किसी भी अथॉरिटी ने बंद करके रखा हुआ है, कस्टडी में रखा हुआ है, डिटेन करके रखा हुआ है, और उस व्यक्ति की जो कस्टडी है और जो डिटेंशन है वो इलीगल है, कानून के अनुसार नहीं है। दोस्तों, अगर किसी कानून के अंदर बंद किया है तो बात ठीक है, कानून के अनुसार नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसे व्यक्ति के बिहाफ पे और कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और शिकायत कर सकता है कि फलाने व्यक्ति ने या फलानी संस्था ने इस फलाने व्यक्ति को बंद करके रखा हुआ है गैरकानूनी तरीके से। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा हेबियस कॉर्पस की, और क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये जो व्यक्ति है जिसके संबंध में मेरे पास ये शिकायत आई है, जिसको बंद करके रखा हुआ है गैरकानूनी तरीके से, उस व्यक्ति को लाया जाए, ध्यान से सुनिएगा, उस व्यक्ति को लाया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। अंग्रेजी में बोलूं टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी मतलब वो जो व्यक्ति है उसको लेके आओ और मेरे सामने पेश करो। ये रिट है हेबियस कॉर्पस की, जो कब जारी हो रही है? ऐसी परिस्थिति में जब किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया है। ठीक है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति मैंडामस की होती है, मैंडामस की। ये कब काम आती है? मान लीजिए कोई भी पब्लिक ऑफिसर है, मान लीजिए कोई भी सरकारी बंदा है, कोई भी व्यक्ति है जो सरकारी पद संभाल रहा है। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने काम को नहीं कर रहा है। कोई किसी काम को करना उसकी पब्लिक ड्यूटी है, किसी काम को करना उसकी पब्लिक ड्यूटी है, वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को नहीं निभा रहा है। तो वो जो व्यक्ति है जो इसकी वजह से परेशान है, जिसका मौलिक अधिकार वायलेट हो रहा है इस व्यक्ति की बदमाशी की वजह से, वो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जाके शिकायत करेगा कि भाई साहब, ये एक पब्लिक ऑफिसर है जो फलाने पब्लिक पद पे बैठा हुआ है और ये अपनी पब्लिक ड्यूटी को नहीं निभा रहा है, अपने काम को नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा जिसका नाम होगा मैंडामस, जिसका नाम होगा मैंडामस, जिसका मतलब होगा कोर्ट कहेगा भाई अपना काम करो, प्लीज परफॉर्म योर ड्यूटीज, कृपया करके अपना काम करें। ये क्या है? मैंडामस की रिट।
क्या है? मैंडामस की रिट। इसी तरीके से जो तीसरी परिस्थिति बनती है वो बनती है प्रोहिबिशन की और सर्चरी की। प्रोहिबिशन और सर्चरी हमको हमेशा साथ में पढ़ना चाहिए। ये दो रिट क्या हैं और ये कब अलाउ होती हैं? ये ऐसी रिट्स हैं जो ज्यादातर जुडिशियल कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होंगी, मतलब कोर्ट वगैरह की परिस्थिति में अप्लाई होंगी। कैसे? समझाता हूं। मान लीजिए आपका कोई केस है, ठीक है, किसी न्यायालय में चल रहा है, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है। अब वो जो कोर्ट है जिसके सामने मुद्दा आपका चल रहा है, अब वो क्या कर रहा है? कुछ ऐसे काम कर रहा है जो उसे नहीं करने चाहिए, जिसको करने की आधिकारिकता उसके पास नहीं है। मतलब वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड जा रहा है। देखो, हर कोर्ट की अपनी एक सीमा होती है, लिमिट ऑफ पावर होती है। अब वो कोर्ट जो है वो अपनी लिमिट को एक्सीड कर रहा है, अपनी जुडिक्शन को एक्सीड कर रहा है, या फिर वो अपनी जुडिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा है पर गलत तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है, इलीगली एक्सरसाइज कर रहा है, कानून का पालन नहीं कर रहा है जो करना चाहिए। अब क्या करोगे? आप इस कोर्ट की शिकायत लेके पहुंच जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास कि साहब मेरा केस चल रहा है, मेरा मुद्दा चल रहा है, पर जो न्यायालय है वो अपनी जुडिक्शन को बार बार वायलेट कर रहा है या इलीगली एक्सरसाइज कर रहा है, कृपया करके कुछ करें। अब यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है, दो में से कोई एक रिट जारी करेगा। या तो वो प्रोहिबिशन की रिट जारी करेगा या सर्चरी की रिट जारी करेगा। और कौन सी रिट जारी होगी ये डिपेंड करता है परिस्थिति पर। परिस्थिति का मतलब क्या? हमको देखना होगा कि जब तक शिकायत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तब तक वो जो केस है जिसके अंदर जुरिस्डिक्शन को ब्रीच किया जा रहा था उस दूसरे कोर्ट के द्वारा, क्या वो केस खत्म हो चुका है? क्या वो प्रक्रिया खत्म हो चुकी है? अगर दोस्तों वो प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है और वो अभी भी प्रोसेस चल रहा है, मतलब अभी भी वो केस चल रहा है और जो कोर्ट है लगातार अपनी जुडिक्शन को वायलेट कर रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा वो करेगा प्रोहिबिशन की। और प्रोहिबिशन की रिट जारी करने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है रुक जाओ, वहीं के वहीं रुक जाओ, बिल्कुल फ्रीज। अब आगे एक कदम भी नहीं, एक एक्शन भी नहीं, वहीं के वहीं फ्रीज हो जाओ, क्योंकि आप अपनी जुरिस्डिक्शन को वायलेट कर रहे हैं। तो अभी प्रक्रिया चल रही थी, अभी खत्म नहीं हुई थी, वायलेशन कंटिन्यूड था। कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉप, वहीं के वहीं। क्या है? प्रोहिबिशन का रिट। पर वहीं मानो वो प्रक्रिया पूरी हो गई होती, मानो उस केस ने, उस कोर्ट ने पूरा केस डिस्पोज ऑफ कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है, जो नुकसान होना था हो गया है ऑलरेडी। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ये वाली सर्चरी की रिट जारी करता है। इसमें क्या बोलता है कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट बोलता है अच्छा, तुमने अपनी जुडिक्शन को वायलेट किया, एक काम करो, इस मुद्दे से जुड़े हुए, इस केस से जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी ऑर्डर तुमने जारी किए हैं, जो भी कुछ किया है, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास लेके आओ, मैं उनको खुद वेरीफाई करूंगा, मैं देखता हूं कि तुमने कहां गलती करी और क्यों गलती करी। तो यहां पे क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट उस मुद्दे से जुड़े हुए सारे रिकॉर्ड्स मंगा ले रहा है अपने पास। अब वो उन रिकॉर्ड्स के आधार पर डिसाइड करेगा कि सही में जुडिक्शन वायलेट हुआ था या नहीं। तो डिपेंड करता है, अगर अभी भी चल रही है वो प्रक्रिया तो प्रोहिबिशन स्टॉप, और अगर खत्म हो गई है तो सर्चरी, चलो रिकॉर्ड लेके आओ, मुझे दिखाओ फटाफट से। ठीक है। और आखिरी जो परिस्थिति बनती है वो बनती है दोस्तों क्यो वारंटो की। ये सबसे प्यारी परिस्थिति है, सबसे प्यारी है क्यो वारंटो की। यहां पे क्या है? मान लीजिए आप हो, आपको किसी व्यक्ति से परेशानी है और वो व्यक्ति किसी पद पे बैठा हुआ है वो किसी पद पे बैठा हुआ है, आपको उस व्यक्ति से परेशानी है, आप कह रहे हो कि ये व्यक्ति तो इस पद पे होना ही नहीं चाहिए, कि इस पद के तो होल्ड करने के लिए यही रिक्वायरमेंट्स हैं, ये व्यक्ति तो इस पद को होल्ड कर ही नहीं सकता है क्योंकि वो तो, ये व्यक्ति तो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा ही नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसने एग्जाम नहीं निकाला है, या फॉर एग्जाम्पल इसकी एज उतनी नहीं है, जो भी क्राइटेरिया है किसी भी पद के, आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति वो क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है, फिर भी उस पद पे बैठा हुआ है। आपने क्या किया? आप सीधे भागे सुप्रीम कोर्ट, सीधे आपने तुरंत कैब बुक करी और आप गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट आप जैसे ही गए, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में ऐसे सारे दरवाजे खुल गए और सीधे चंद्रचूड़ साहब ही बैठे हुए थे सामने, खाली बैठे हुए थे, आपका इंतजार कर रहे थे।
और आपने जाके बोला कि साहब देखिए ये फलाना पद है, इस फलाने पद पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो व्यक्ति नहीं बैठा होना चाहिए उस पद पर, क्योंकि वो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता है। चंद्रचूड़ साहब कहेंगे अच्छा ऐसा। अब चंद्रचूड़ साहब मतलब कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, जिस रिट का नाम होगा सर्चरी, सॉरी जिस रिट का नाम होगा क्यू वारंट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट पूछेगा अरे भाई विद व्हाट अथॉरिटी, किस हक से बैठे हो इस पद पर आप किस हक से बैठे हैं इस पद पर जरा बताइएगा। विद व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट। अब ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लाए, जो भी प्रूफ लेके आए जिससे वो साबित करे कि वो हकदार है उस पद का। इस रिट को क्या बोलते हैं? रिट ऑफ क्यो वारंटो, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति से जो किसी भी पद को संभाल रहा है उससे पूछते हैं विद व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट। अब जैसा मैंने आपको समझाया, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके की रिट जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इन रिटों के माध्यम से क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा, किसी भी पोस्ट के संबंध में। चलो आ जाओ अगले नंबर पे आ जाओ। फिर आता है दोस्तों क्लॉज 3। क्लॉज 3 क्या कहता है, इसको जरा समझ लो। Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clauses 1 and 2, जो अभी हमने पढ़े, पार्लियामेंट, बड़े ध्यान से सुनना बच्चे, खुद समझने की कोशिश करना। पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause 2। ध्यान से सुनिएगा, क्लॉज 2 अभी हमने पढ़ा है। क्लॉज 2 के अंदर क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट जारी करने की, ऑर्डर जारी करने की, डायरेक्शन जारी करने की, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। अभी पढ़ा है क्लॉज 2 के अंदर। अब ये जो पावर है दोस्तों, एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, अभी जो हमने पढ़ी आर्टिकल 32 में। सुप्रीम कोर्ट के अलावा भारतीय संविधान यही पावर हाई कोर्टों को भी देता है। आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट्स के पास भी ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स और अदर राइट्स को भी एनफोर्स करने के लिए रिट्स जारी कर सकते हैं, और यही सारी रिट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं। तो संविधान ने ये जो रिट जारी करने की पावर दी है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, वो स्पेसिफिकली इन दो कोर्ट्स को दी है, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। ये तो संविधान ने दे दी पावर। इसके अलावा ये जो क्लॉज 3 है ना दोस्तों आर्टिकल 32 का, ये पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा, हाई कोर्ट के अलावा किसी अन्य कोर्ट को यह पावर दे सकता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए वही रिट वगैरह, ऑर्डर वगैरह, डायरेक्शंस वगैरह जारी कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास ये पावर है। तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा कानून बना सकता है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी अन्य कोर्ट को यही पावर दे सकता है जो यहां पे लिखी हुई है। पर समझिएगा, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की पावर छीन नहीं सकता है। ऐसा नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट से पावर छीन के किसी और कोर्ट को देगा। सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर रहेगी रहेगी, क्योंकि ये तो खुद अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है बच्चों। सुप्रीम कोर्ट के अलावा, हाई कोर्ट के अलावा किसी अन्य कोर्ट को भी सेम पावर दे सकता है पार्लियामेंट। बस इतनी सी बात है। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया दोस्तों आपका क्लॉज 3। अब आते हैं बच्चे क्लॉज 4 पर। द राइट गारंटेड बाय दिस आर्टिकल, ध्यान से सुनिएगा, द राइट गारंटेड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड except as otherwise provided for by this constitution। बड़ी छोटी सी बात है कहने को तो, पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखो, फंडामेंटल राइट्स दे दिए, उनका एनफोर्सिबिलिटी एंश्योर कर दी। अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया कि सबसे अच्छा मेरे को बताओ पहले,
अब आर्टिकल 32 को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट कौन सा है? कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जरा बताना। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21, 25 या 32? देखो, आप खुद देखो, सारे बच्चे 32 बोल रहे हैं, क्योंकि 32 नहीं तो कुछ भी नहीं, केवल कागज में लिखी हुई बातें हैं अगर 32 नहीं है तो। अब उससे समझो इस क्लॉज को, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि अभी ये जो अधिकार पड़ा 32 के अंदर, इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इसको हटाया नहीं जाया जा सकता। अगर इसको कभी हटाया जाएगा तो केवल और केवल भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही हटाया जा सकेगा, वरना नहीं हटाया जा सकेगा। आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, वो तो शायद एंड में आएगा, जब हम लोग इमरजेंसी पढ़ेंगे, इमरजेंसी का टॉपिक पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग आर्टिकल 352 को डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली। वहां पे कुछ ऐसी परिस्थिति आएंगी जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, इंक्लूडिंग आर्टिकल 32। ठीक है, तो वहां पे हम लोग ये डिस्कशन भी करेंगे। क्लॉज 4 ये कह रहा है कि आर्टिकल 32 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, केवल और केवल भारतीय संविधान के अंदर अगर कोई प्रावधान दिया गया है जहां पे बोला गया है कि आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर दो, तो ही किया जा सकेगा। इसके अलावा अन्य किसी भी कानून के अंदर किसी भी परिस्थिति में इस राइट को सस्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड बच्चे, आर्टिकल 358 है, पढ़ाऊंगा मैं आपको। चलो, इसी के साथ हमारा आर्टिकल 32 भी कंप्लीट हो गया। अब हम फटाफट से मूव करते हैं बच्चे आर्टिकल 33 पे और 34 पे। ठीक है, फिर जैसे ये दो आर्टिकल हो जाएंगे, छोटा सा ब्रीफ आपको आर्टिकल 35 का दूंगा, फिर आपको केस लॉस पे लेके चलूंगा। आओ आर्टिकल 33 को देखते हैं दोस्तों। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई the rights conferred by this part in their application to forces etc. एक मॉडिफाई याद रखना है, एक फोर्सेस याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल्स नहीं है, 33, 34 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल्स नहीं है, तो इनमें बहुत ज्यादा डूब मत जाना, बस सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। प्रीलिम्स के लिए बेसिकली मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आर्टिकल। Parliament may by law determine to what extent any of the rights conferred by this part shall in their application to the members of the armed forces, the members of the forces charged with the maintenance of public order, persons employed in any bureau or any organization established by the state for the purpose of intelligence and counter intelligence। अभी पढ़ते चलो, मैं एक साथ समझा दूंगा सारी बातें। इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, person employed in or in connection with the telecommunication systems set up for the purpose of any force, bureau or organization referred to in clauses A to C be restricted or abrogated so as to ensure proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them। ठीक है, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एंड डिसिप्लिन। अब आप सोच रहे होगे सर आपने कितनी सारी स्लाइड्स जल्दी 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 पढ़ा दी, समझ में ही नहीं आया सर क्या बोला आपने। देखो सुनो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमारा ये जो आर्टिकल हम अपने सामने देख रहे हैं, आर्टिकल 33, ये बात कर रहा है फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन की कुछ चुनिंदा लोगों के ऊपर। वो लोग कौन है? वो लोग ऐसे लोग हैं जो या तो आर्म्ड फोर्सेस में काम करते हैं, जैसे कि मिलिट्री, जैसे कि नेवी, जैसे कि एयरफोर्स, या फिर दोस्तों वो ऐसे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखते हैं। इसमें सब आ जाएंगे पैरामिलिट्री वगैरह, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस। ठीक है, ऐसे लोगों की जो इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस का काम कर सकते हैं, जैसे कि रॉ, टाइगर, सलमान खान, वो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा ऐसे लोगों की जो टेलीकम्युनिकेशन वगैरह की सर्विसेज देते हैं, इन्हीं लोगों को, मिलिट्री के लोगों को, इंटेलिजेंस के लोगों को। ये जो सभी लोग हैं, इनको बच्चे, इनके संबंध में पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून बना सकती है और उस कानून के अंदर ऐसा प्रोवाइड कर सकती है कि इन लोगों को वो सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे जो बाकी के लोगों को मिलते हैं। जैसे मेरे जैसे, आप जैसे आम लोगों को जो सारे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, वो सारे के सारे इन लोगों को नहीं मिलेंगे। इन लोगों के संबंध में उन फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाकर। आप सभी सोचोगे कि सर ये तो गलत बात है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसी क्या खराबी है, ऐसी क्या गलती कर दी आर्म्ड फोर्सेस ने या फिर इंटेलिजेंस वगैरह के लोगों ने। ऐसा जरूरी होता है बच्चे, क्योंकि इन लोगों का जो काम है वो इतना सेंसिटिव है, जहां पर हम किसी व्यक्ति विशेष के भले की नहीं सोच सकते, जहां पे हमें अपने देश की ही सोचनी होगी। और देश के हित में होता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के जो अधिकार हों वो थोड़े से रेस्ट्रिक्टेड हो। क्यों? जब हम उनके अधिकारों को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से एंश्योर कर पाते हैं कि वो अपने काम को अच्छे से करें, उनकी जो ड्यूटी है वो प्रॉपरली डिस्चार्ज हो पाए और उनके बीच में डिसिप्लिन बना रहे। अगर यही लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने लगे तो देश का तो क्या ही होगा, आप समझ सकते हो। तो याद रखिएगा, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो ऐसे लोगों के संबंध में अधिकारों को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है और एब्रोगेट भी कर सकती है, मतलब हटा भी सकती है पूर्ण तरीके से। तो दोनों ही पावर है, रेस्ट्रिक्ट करने की भी और एब्रोगेट करने की भी। बस इतनी सी बात है, ठीक है, इतनी सी छोटी सी चीज थी। ये पार्लियामेंट को पावर दी है ऐसे लोगों के संबंध में कि उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर ले, एब्रोगेट कर ले। फिर आता है दोस्तों आर्टिकल 34। ये क्या कहता है? रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट while martial law is in force in any area। ये क्या बोल रहा है? Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part, पार्लियामेंट, अभी बस पढ़ते चलो, समझा दूंगा हर बात। पार्लियामेंट में बाय लॉ इंडेमनिफाई, ध्यान से सुनिएगा, indemnify any person in the service of the union or of a state or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order, maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force or validated any sentence passed, punishment inflicted, forfeited order or any other act done under martial law in such area। ठीक है, क्लियर है? तो मार्शियल लॉ के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए हैं, समझा देता हूं, बहुत बेसिक सी बात है। पहले समझिए मार्शियल लॉ का मतलब क्या है। दोस्तों, अगर हमारे भारतीय क्षेत्रफल में कहीं पर भी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हमारे देश के लिए या देश में रहने वाले लोगों के लिए या उस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, तो मार्शियल लॉ लगा दिया जाता है। मार्शियल लॉ लगाने का मतलब क्या है? जो आम कानून है वो सब हट जाते हैं और पूरी तरीके से उस एरिया का कंट्रोल आर्म्ड फोर्सेस वगैरह के हाथ में आ जाता है। ये बड़ी आम चीज है, ज्यादातर जो बॉर्डर से जुड़े हुए एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट के हो गए, कश्मीर वगैरह के हो गए, ठीक है, ऐसे एरियाज में ये सिचुएशन कई बार आमतौर से बनती रहती है। ठीक है, परिस्थिति इतनी खराब हो गई है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो कंट्रोल ले लेती है। अब उसका परिणाम क्या होता है वो समझिए। अब दोस्तों मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो केंद्र के लिए काम कर रहा है, राज्य के लिए काम कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए फोर्सेस वगैरह में है, मिलिट्री का ऑफिसर है या फिर और कोई सर्विस दे रहा है। अब ऐसे किसी व्यक्ति को कोई भी चोट पहुंच जाती है, ऐसे किसी व्यक्ति का कोई भी नुकसान हो जाता है, अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो तो अपना काम कर रहा है,
उसका तो पर्पस यही है ना कि वो उस जगह पर पीस लाना चाह रहा है, शांति लाना चाह रहा है, मेंटेन करना चाह रहा है लॉ एंड ऑर्डर को। अब इस प्रक्रिया में उसे कोई चोट पहुंच जाए, उसे और कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, तो इस संबंध में उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा, मतलब उसका जो भी नुकसान हुआ है उसको उसके लिए कंपेंसेट किया जाएगा। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इस संबंध में कानून बनाएगी। ठीक है, क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई। इसी तरीके से मान लीजिए जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा था, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लोगों ने बदमाशियां दी होंगी, जिन बदमाशियों के लिए उन लोगों को पनिश भी किया जाएगा। वो जो भी ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे किसी भी पनिशमेंट को देने के, किसी भी सेंटेंस को पास करने के, किसी की प्रॉपर्टी वगैरह को जब्त करने के संबंध में, उन सारे ऑर्डर्स को भी वैलिडेटेट कर सकता है पार्लियामेंट कानून बनाकर। तो कहने का मतलब है, आम भाषा में अगर मैं बोलूं, पार्लियामेंट को आर्टिकल 34 के अंदर यह पावर दी गई है कि वो मार्शल लॉ जहां पे लगा हुआ है उस जगह के संबंध में कानून बना सकता है, जहां पर वो इंडेमनिटी की बात करेगा, कंपेंसेशन वगैरह की बात करेगा, और जो ऑर्डर्स वगैरह जारी किए गए हैं पनिशमेंट वगैरह के संबंध में उनको वैलिडेटेड करेगा, उनको लागू करेगा। वैलिडेट करने का मतलब बस दैट्स इट। अब देखिए बिल्कुल महत्व नहीं है, वो तो मैंने सोचा कि अब इतना पढ़ाया है तो इसको भी पढ़ा देता हूं, वरना कोई लेना देना नहीं है आर्टिकल 34 का और आर्टिकल 35 का भी। मैं तो कहूंगा आर्टिकल 35 को स्किप मारो। आर्टिकल 35 में भी बस पार्लियामेंट को ही पावर दे दी है लॉ बनाने की कुछ परिस्थितियों में जहां पे मामला फंडामेंटल राइट्स का। बस आप लोगों से बस एक ही सजेशन है, और इस सजेशन को दोस्तों थोड़ा दिल से लगा के रखिएगा, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर। दोस्तों ये बात कभी भूलिएगा मत, ये क्वेश्चन आर्टिकल 32 से आएगा कि क्वेश्चन आर्टिकल 32 से आएगा, इस बात को मत भूल जाइएगा। कहीं खो मत जाना आर्टिकल 33 में या 34 में या 35 में या 31 में। पढ़ लो, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नुकसान नहीं है, पर याद रखिएगा क्वेश्चन 32 से ही आएगा। तो जो मेहनत है ना वो वहां करनी है। ठीक है, चलें, ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, केसेस तो करा दूं, केसेस तो कराने दो मेरे को, ठीक है, वरना वो बीच में अटक जाएगा मामला। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूं केसेस की तरफ। केसेस पढ़े? बढ़िया केसेस है, मजेदार केसेस है, और ज्यादा केसेस नहीं है, 4 ही केसेस लाया हूं, समझ में आ जाएंगे आपको। आ जाओ। सबसे पहला केस है दोस्तों, टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 का केस है। बहुत बढ़िया केस है। ये क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन करी हैं। क्या करी हैं? स्टेट इज टू बी रिगार्डेड, ध्यान से सुनना, स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य, राज्य का मतलब वो वाला राज्य, जैसे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ मणिपुर, ऐसे। स्टेट इज टू बी रिगार्डेड एज अ यूनिट फॉर डिटरमाइनिंग लिंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस माइनॉरिटीज। पहले एक बार पढ़ा देता हूं सबको, फिर समझा दूंगा बारी बारी से। दूसरे नंबर पे, इंस्टीट्यूट्स which receive aid from the state, could be subjected to government rules and regulations. दो बातें हो गई। तीसरी बात, in respect of unaided institutions, only regulation which the government may put is regarding qualifications and minimum conditions of eligibility of teachers and principal। 3 बातें हो गई, परेशान हो तो समझा दूंगा, अभी बस पढ़ लो। चौथी बात, conditions of recognition and affiliation by or to a board or university is to be complied with। ठीक है। 5वें नंबर पे, an aided institution has to admit a reasonable number of non-minority students। और आखिरी, minority institution may have its own procedure and method for admission, but the procedure must be fair and transparent। ठीक है,
अब ये कुछ गाइडलाइंस है, मैं इसका कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं तो आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। हाँ, थोड़ा बड़ा केस है और याद करनी पड़ेंगी सारी की सारी, ठीक है। पहले कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। देखो, आप सभी को याद होगा आर्टिकल 30 हमने पढ़ा था। आर्टिकल 30 की क्लॉज 1 के अंदर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को हमने राइट दिया था कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकती हैं। सही बात है। उसी के संबंध में ये केस है। सबसे पहला जो आप गाइडलाइन देख पा रहे हो वो क्या कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जब भी हम लोग जज करते हैं ना कि कोई भी कम्युनिटी माइनॉरिटी है या नहीं, लैंग्वेज के आधार पर या फिर रिलीजन के आधार पर, तो हम स्टेट को, राज्य को एज ए यूनिट ट्रीट करेंगे। हम पूरे देश की टोटल पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करेंगे कि पूरे देश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उस पूरी टोटल पॉपुलेशन में इस धर्म के कितने लोग हैं, उस धर्म के कितने लोग हैं, नहीं। पूरा जो देश है वो यूनिट नहीं होगा, वो जो राज्य है, वो जो पार्टिकुलर राज्य है वो यूनिट होगा। हम उस राज्य में देखेंगे कि उस राज्य में टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उस टोटल पॉपुलेशन में से किस धर्म के कितने लोग हैं, किस भाषा को बोलने वाले कितने लोग हैं। तो इस केस के अंदर स्टेट को, राज्य को यूनिट बताया गया है, ना कि कंट्री को, ना कि हमारे देश को। इससे बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि देश के लेवल पे हो सकता है दोस्तों कुछ कम्युनिटीज माइनॉरिटीज हों, कुछ कम्युनिटीज मेजोरिटीज हों, पर राज्यों के लेवल पे हो सकता है कि वही जो कम्युनिटीज जो माइनॉरिटी थी देश के लेवल पे, वो मेजोरिटी में हो राज्य में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम पूरे देश को मापदंड माने तो सीधी सी बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी है और हिंदू कम्युनिटी मेजोरिटी है। बिल्कुल सही बात है। पर वहीं अगर हम राज्यों में देखें तो ऐसे कई सारे राज्य हैं हमारे देश के अंदर जिन राज्यों में मुस्लिम मेजोरिटी, मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में है और हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, जब हम राज्य के लेवल पे देख रहे हैं। तो हम, और ऐसा केवल हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी धर्म के संबंध में हो सकता है। जैसे अगर हम पूरे देश को देखें तो सिख कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, हिंदू कम्युनिटी मेजोरिटी में, पर वहीं पंजाब को देखेंगे तो वहां पे सिख कम्युनिटी मेजोरिटी में हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से काम करता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ये जो केस है बोल रहा है कि हमेशा स्टेट, हमेशा राज्य वो यूनिट होगा जिसके बेसिस पे हम जज करेंगे कि कोई भी ग्रुप मेजोरिटी है या माइनॉरिटी है। हम देखेंगे कि किसी भी फलाने एक्स राज्य में कितने लोग हैं और उनमें से कितने लोग किस धर्म के हैं, और उसके आधार पर जज करेंगे कि कोई व्यक्ति मेजोरिटी में है या माइनॉरिटी में। सेम रूल लगेगा भाषा के संबंध में भी। ठीक है, तो स्टेट जो होगी वो यूनिट होगी, ये पहली बात है। अब बाकी की जितनी भी गाइडलाइंस हैं दोस्तों, वो उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में है। अब सबसे पहले बोला जा रहा है कि मान लो कोई भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना लिया आर्टिकल 30 के इस्तेमाल करके। अब वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको एड प्राप्त हो रही है राज्य से, स्टेट से पैसा ले रहा है, सरकार से पैसा ले रहा है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि अगर ऐसा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट से पैसा ले रहा है, भले ही वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करता हो, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के संबंध में सरकार के पास ये पावर है कि वो रूल्स और रेगुलेशन बना सकती है, क्योंकि वो पैसा दे रही है। सरकार पैसा दे रही है, सरकार पैसा दे रही है तो रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगी, भले ही वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो सरकार से पैसा ले रहा है और वो माइनॉरिटी है तो उसके संबंध में भी रूल्स और रेगुलेशन बना सकती है सरकार, पहली बात। फिर आओ तीसरे नंबर पे, यहां पे क्या बोला जा रहा है, जो अनएडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, अनएडेड मतलब ऐसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सरकार से पैसा नहीं ले रहे हैं, तो आमतौर पर यहां पर जो सरकार है वो उनके संबंध में रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनाएगी, आमतौर पर उनके जो काम है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। पर फिर भी दो चीजें हैं जिनके बारे में सरकार रूल्स और रेगुलेशन बना सकती है भले ही वो पैसा नहीं दे रही, और वो होगा टीचर्स और प्रिंसिपल्स की क्वालिफिकेशन के संबंध में और कंडीशंस के संबंध में, एलिजिबिलिटी के संबंध में। मतलब भले ही कोई पैसा नहीं दे रहा है राज्य, पर राज्य ये बोल सकता है कि किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो टीचर्स हैं वो कम से कम इतने पढ़े हुए होने चाहिए,
उन्होंने कम से कम ये वाला एग्जाम निकाला हो, या फिर जो बंदा प्रिंसिपल बन रहा है उसकी कम से कम ये मिनिमम क्वालिफिकेशन हो। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे केवल उस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अधिकार की बात नहीं है, उन बच्चों के भी अधिकार की बात है जो उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे। अगर ये इंस्टीट्यूशन अपनी मनमानी करने लगा और किसी भी आड़े टेढ़े व्यक्ति को अपने यहाँ टीचर रखने लगा, तो उन बच्चों के अधिकार का क्या होगा? इसलिए राज्य को ये पावर दी गई है कि किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के संबंध में हो सकता है वो एक भी रुपया ना दे रहा हो, फिर भी इस चीज के बारे में, टीचर और प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में वो रूल रेगुलेशन बना सकता है। ये जरूरी है, बच्चों का हित सिक्योर करने के लिए जरूरी है। फिर चौथे नंबर पे आता है दोस्तों, कंडीशंस ऑफ रिकॉग्निशन एंड एफिलिएशन बाय एनी यूनिवर्सिटी, उसको कंप्लाई करना होगा। अब मानो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया, मानो कोई भी कॉलेज बना दिया है फॉर एग्जांपल, या कोई भी स्कूल बना दिया है, अब उसको आपको रिकॉग्निशन तो चाहिए होगी ना। मानो आपको सीबीएसई की रिकॉग्निशन चाहिए या आईसीएसई की रिकॉग्निशन चाहिए। मानो आपने कॉलेज बना दिया, आप चाहते हो कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एफिलिएशन पाले या फिर किसी फलानी और यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन पाले। तो जब भी कोई रिकॉग्निशन मिलती है, एफिलिएशन मिलती है, तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपको ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगे। तो अगर कोई भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो ऐसी कोई एफिलिएशन ले रहा है या ऐसी कोई रिकॉग्निशन ले रहा है, तो उस रिकॉग्निशन और एफिलिएशन की जो कंडीशंस हैं वो उसको कंप्लाई करनी पड़ेंगी, वो उसको कंप्लाई करनी पड़ेंगी, सीधी सी बात है। ठीक है, ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया है, भले ही वो माइनॉरिटी नेचर का हो, मतलब एक माइनॉरिटी कम्युनिटी ने एस्टेब्लिश किया है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पर याद रखिएगा ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में केवल और केवल माइनॉरिटी के ही बच्चे पढ़ेंगे। ये गलत है। मान लीजिए कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है, कोई एक्स रिलीजन है, उस एक्स रिलीजन के लोगों ने कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया। अब वो ये नहीं बोल सकते कि मेरा ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है क्योंकि हमने बनाया है तो इसमें केवल हमारी ही कम्युनिटी के बच्चे पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ेगा। नहीं, दिस इज रॉन्ग। आपको जो अधिकार मिला है आर्टिकल 30 के अंदर, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाने का मिला है, एडमिनिस्टर करने का मिला है, मैनेज करने का मिला है। वहां पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि आप केवल उसी धर्म के बच्चों को लेंगे और किसी को नहीं लेंगे। ठीक है, यहां पे ये बात को क्लियर कर दिया है कि हर एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ये जिम्मेदारी होगी कि वो नॉन माइनॉरिटी बच्चों को भी लेगा। वरना क्या होगा? अरे हमको भी तो यार चाहिए कॉलेज में मल्टीकल्चरलिज्म हो, हम एक सेकुलर कंट्री हैं, हम क्यों किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक्सक्लूसिव बना रहे हैं किसी भी धर्म के लिए या किसी भी भाषा के लिए? नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, और आखिरी पॉइंट है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का अपना खुद का प्रोसीजर हो सकता है कि उसे कैसे एडमिशन लेना है बच्चों का, क्या क्राइटेरिया रखना है, पर जो भी वो प्रोसीजर अपना रहा है उसमें कोई भी मनमानी नहीं होनी चाहिए। वो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए। अगर कोई भी प्रोसीजर जो अपनाया जा रहा है एडमिशन के लिए, अगर वो फेयर और ट्रांसपेरेंट है तो राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ बेटा, एडेड हो चाहे अनएडेड हो फर्क नहीं होता, ये दोनों ही नियम सब पे लागू होंगे। ठीक है, क्लियर है? ये दोस्तों हो गई आपकी पहली जजमेंट टीएमए पाई फाउंडेशन। अब दोस्तों दूसरी जजमेंट को देखते हैं। एसके मोहम्मद रफीक वर्सेस मैनेजिंग कमेटी कॉन्टाय, सुप्रीम कोर्ट 2020 का। कभी भी केस का नाम बहुत बड़ा हो जाया करे तो आप उसको खुद से भी शॉर्ट कर लिया करो। जैसे ये केस है, इसका इतना बड़ा नाम है, तो इसमें ये मैनेजिंग कमेटी को हटा दो, केवल इतना लिख दो, कॉन्टाय रहमानिया हाई मद्रासा, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ये केस में क्या बोला गया? द माइनॉरिटीज कैन नॉट एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर कम्युनिटी। वही बात जो हम अभी कह रहे थे टीएमए 5 फाउंडेशन में, उसको और अच्छे से बोला गया है इस केस में। The minorities cannot establish educational institutions only for the benefit of their community. If such was the aim, Article 30 Clause 1 would have been differently worded and it would have contained the words for their own community. For their own community. In the absence of these words, it is legally impermissible to constitute Article 30 Clause 1 as conferring the right on the minorities to establish educational institutions for their own benefit only. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है
क्योंकि शायद आप लोगों को भी जब मैंने आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 पढ़ाया तो आपके भी दिमाग में शायद ये आया होगा कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनेगा उसमें केवल उसी कम्युनिटी के बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा थॉट आया होगा शायद आपके दिमाग में। ऐसा नहीं है बच्चों, हम अधिकार दे रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए और ले अपनी कम्युनिटी के बंदे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी कम्युनिटी के बच्चों को नहीं ले सकते, पर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप एक्सक्लूसिवली अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं बना सकते, ठीक है? क्योंकि आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। अगर ऐसा ही एम होता आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 का कि हम ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनवाएंगे जिसमें केवल उसी कम्युनिटी के बच्चे पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा होता फॉर देयर ओन कम्युनिटी। वहां पे तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। वहां पे तो क्या लिखा है? दैट द माइनॉरिटीज वुड हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बात खत्म। उसमें कहां लिखा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ओन कम्युनिटी होगा केवल? और ऐसी कोई बात नहीं लिखी है, इसलिए हम उसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर ही नहीं सकते। बात खत्म, ठीक है? ये बात पे क्लैरिटी हो गई। अब दोस्तों दो केस मैं आपको पढ़ा देता हूं आर्टिकल 32 के ऊपर फटाफट से। पहला केस है प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर, 1963 का केस है। द फंडामेंटल राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट can be appropriately described as cornerstone of the democratic edifice raised by the Constitution. In discharging the duties assigned to it, the courts play the role of sentinel on the, देखो अंग्रेजी से परेशान मत हो ना, सुप्रीम कोर्ट कभी कभी भावनाओं में बह जाता है, ठीक है? ऑन द क्यू वाई, मुझे भी नहीं समझ में आ रही आधी बातें, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड इट मस्ट ऑलवेज रिगार्ड इट एज सोलेम्न ड्यूटी, as solemn duty to protect the fundamental right zealously and vigilantly. देखो आशय क्या है, आशय को समझने की कोशिश करो। ये केस कुछ नहीं कर रहा है, आर्टिकल 32 की इंपॉर्टेंस को जाहिर कर रहा है और बोल रहा है कि आर्टिकल 32 हमारे भारतीय संविधान का एक कॉर्नर स्टोन है, एक ऐसा प्रावधान है जिसके बिना हमारा भारतीय संविधान खड़ा हो ही नहीं सकता है। एक ऐसा प्रावधान है जिसके बिना मौलिक अधिकारों का कोई अस्तित्व ही नहीं। इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है तो सुप्रीम कोर्ट को उस जिम्मेदारी को बिल्कुल फोर फ्रंट पे रह के अपनी बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज देके यूटिलाइज करना है, सोसाइटी को सर्व करना है। तो आर्टिकल 32 की अगर महत्वता को आप दिखाना चाहो तो इस केस का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो आर्टिकल 32 पे जब आप आंसर लिखोगे ना तो कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आर्टिकल 32 के ही अंदर पहले 3 क्लॉजेस हैं, फिर वो हर एक रिट को एक्सप्लेन करना, किसी भी रिट को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम 2-2.5 लाइन तो लिखोगे ही लिखोगे, तो पन्ने ऐसे ही भर जाते हैं अच्छे खासे, तो कोई बहुत ज्यादा आपके पास समय बचेगा नहीं। तो ऐसे ही छोटे छोटे 2-2 पॉइंट में इन केसेस को मेंशन कर देना, ठीक है? जैसे क्या होगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी केस देखिए दोस्तों, स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह 2010 का। सुप्रीम कोर्ट इशूड फॉलोइंग डायरेक्शंस टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल की बात हो रही है, अभी समझेंगे, पहले पढ़ लेते हैं कि क्या डायरेक्शंस है। द कोर्ट मस्ट एनकरेज genuine and bona fide PIL and discourage PILs filed for extraneous consideration. दूसरा, the courts should prima facie verify the credentials of the petitioner before entertaining the PIL. credentials को verify करना है। इसके अलावा the court should be prima facie satisfied regarding the correctness of the contents of the petition before entertaining PIL. The courts should ensure that PIL involves general public interest and must be given priority over other petitions. The court should ensure that there is no personal gain, private motive or oblique motive behind filing the PIL. और आखिरी, the court should ensure that the petition filed by the busybody for extraneous considerations and ulterior motives must be discouraged by imposing exemplary cost
और एडॉप्टिंग मेथड्स टू कर्ब सच फ्रिवलस पिटीशंस। ठीक है, अब आप परेशान मत हो ना, सर क्या क्या बोल रहे हो आप, इतनी सारी बातें। देखो, ये जो केस आप अपने सामने देख रहे हो ये पीआईएल से संबंधित है। 5 मिनट बचे हमारे पास, 5 मिनट में मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों, पीआईएल का मतलब क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल का जन्म कैसे हुआ? दोस्तों देखिए, किसी भी केस में, किसी भी प्रकार के केस में नियम क्या होता है कि जैसे मैं कोई व्यक्ति हूं, मेरे को कोई परेशानी है, मेरा कोई राइट वायलेट हुआ है, मेरी कोई प्रॉपर्टी छीन ली गई है, कुछ भी हुआ है, अब मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं कोर्ट के पास जाता हूं। सही बात है। तो अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आर्टिकल 32 तो यही एक्सपेक्ट करेगा ना कि मैं जाऊं कोर्ट के सामने और शिकायत करूं, और आमतौर पर होता भी ऐसा है। ठीक है, क्लियर है। पर दोस्तों, हमेशा ऐसा हो नहीं पाता है। मान लीजिए कोई भी ऐसी घटना होती है या फिर कोई भी ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से कई सारे लोगों के अधिकारों का वायलेशन हो रहा है एक साथ, या फिर ऐसे लोगों को अधिकारों का वायलेशन हो रहा है जिनके पास पैसे वगैरह नहीं है, जिनके पास टाइम वगैरह नहीं है, जिनके पास नॉलेज और ज्ञान नहीं है कि वो शिकायत करने आ पाए सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगर इनमें से कोई परिस्थिति बन रही है, जैसे कई सारे लोगों का अधिकार एक साथ वायलेट हो रहा है, या फिर ऐसे लोगों का अधिकार वायलेट हो रहा है जो हेल्पलेस है, ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए ये पीआईएल का कॉन्सेप्ट आया है, जो बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो समाज का भला करना चाहता है, जो समाज के भले के बारे में सोचता है, वो आगे बढ़ के आए, कोर्ट के सामने पेटिशन फाइल करे ऐसे लोगों के बिहाफ पर। उसका शायद खुद का कोई नुकसान ना हुआ हो, पर वो और लोगों के बिहाफ पर पेटिशन फाइल करेगा कि इन फलाने लोगों के फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं, प्लीज इनकी सहायता करो। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब कि पीआईएल। अब दोस्तों, ये हमने नियम बना तो दिया कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के बिहाफ पे आके शिकायत कर रहा है, पर इसको मिसयूज भी किया जाता है। कई लोग अपने खुद के प्राइवेट पर्पसेस को सर्व करने के लिए उल्टी सीधी शिकायतें करते रहते हैं कोर्ट के सामने। तो देखो, पीआईएल का ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छा है कि कई सारे हेल्पलेस लोगों को सहायता मिल जाती है, पर उसके नुकसान भी बहुत हैं कि कई बार लोग अपने पर्पसेस को, अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसका मिसयूज करते हैं। इसी संबंध में इस केस के अंदर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिनको बारी बारी से आपको समझा देता हूं। जैसे सबसे पहले कह रहा है कोर्ट कि हमको हमेशा जो जेन्युइन और जो बोनाफाइड पीआईएल्स हैं उनको एनकरेज करना चाहिए, पीआईएल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। पीआईएल एक अच्छी चीज है, उसको हमको प्रमोट करें, पर जितनी भी झूठी झाटी हैं उनसे हम कोशिश करें कि कैसे बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? जैसे सबसे पहला तरीका बताया कि हम हमेशा जो व्यक्ति पीआईएल फाइल कर रहा है उसके क्रेडेंशियल्स जज कर लें कि वो व्यक्ति कौन है, कहां काम करता है, क्या काम करता है, वो भरोसे लायक है या नहीं। तो सबसे पहले तो पेटिशनर के क्रेडेंशियल्स को चेक करें। दूसरे नंबर पे वो जो पीआईएल लेके आया है उसको वेरीफाई करें कि उसमें जो फैक्चुअल सिचुएशन बताई गई है वो सच है, कहीं झूठ झूठ बातें तो नहीं लिखी हुई हैं। तीसरे नंबर पर हम जज करें कि वो जो पीआईएल है क्या वो कोई पब्लिक पर्पस सर्व कर रही है, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, क्या वो या फिर वो केवल किसी व्यक्ति के हितों की बात कर रही है। हमेशा पीआईएल सामाजिक हित में होनी चाहिए, सोसाइटी के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट 4 है। बाद में बोला जा रहा है कि पीआईएल को हम वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कहीं उस पीआईएल को फाइल करने के पीछे कोई प्राइवेट मोटिव तो नहीं है, जानबूझ के किसी संस्था या व्यक्ति को तो टारगेट करने की कोशिश नहीं हो रही है। और आखिरी में, अगर हमको लगा अगर हमको लगा कि किसी व्यक्ति ने पीआईएल फाइल की है और वो झूठी पीआईएल है या फिर किसी प्राइवेट या ऑब्लिक मोटिव के लिए फाइल की गई थी, तो कोर्ट को अच्छी खासी कॉस्ट इंपोज करनी चाहिए, फाइन लगाना चाहिए अच्छा खासा, जिससे वो घबरा जाए व्यक्ति, जिंदगी में आगे कभी ऐसा कुछ ना करे, जिससे आगे चल के ये जो झूठी पीआईएल फाइल होती हैं, जो मिसयूज होता है पीआईएल का, वो रोका जा सके, कम से कम किया जा सके। ये है दोस्तों आपका आखिरी केस। अब दुख की बात बस एक रह गई कि हमारे कल के सेशन में जो एक केस छूट गया था वो अभी भी छूटा हुआ ही है। तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि मेरे को मंडे को आप जरूर रिमाइंड करा दीजिएगा कि सर आपका एक केस रह गया है राइट टू रिलीजन का, उसको पहले कवर करा दीजिए, और फिर हमारा जो नया सेशन होगा डीपीएसपी पे उसको हम लोग कवर करेंगे। कल हमारा डाउट सेशन है दोस्तों, तो तैयार आइएगा अपने सारे डाउट्स के साथ। जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, जो भी आप बात करना चाहते हो मेरे से पूरे हफ्ते जो नहीं कर पाते हो, उसकी सारी भड़ास निकाल लेना कल। ठीक है, क्लियर है? एमसीक्यू के लिए टाइम बचा नहीं है,
बेटा फिर वो मेरे को प्रॉब्लम होगी, है ना? मेरे को बोला है स्ट्रिक्टली कि टाइम पे खत्म करना है, मैं भी करना चाहता था, एमसीक्यू बना के आया हूँ, कोई बात नहीं, एक साथ कवर कर लेंगे कभी, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच बच्चों, आई विल सी यू टुमारो। कल हमारी 4 बजे डाउट सेशन है, तो ज़रूर आइएगा और जो भी आपके सवाल हैं, उनको ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो, बाय-बाय।